हेलो, दिस इज़ मयूर निखारे के प्राणा ट्यूटोरियल्स के केमिस्ट्री सेक्शन में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर का आगे का पार्ट। ध्यान में रहा है, मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद क्लास हो रहा है, बट देयर हैज़ बिन सम डेवलपमेंट जब मैं बोल रहा था कुछ चीज़ें आ गई थी, जैसे कि इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रहा था, देयर हैज़ बिन एन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेट, और उसी के साथ इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस हो रही थी, उसी के साथ एडमिशन प्रोसीजर भी चल रही थी, तो उतना टाइम नहीं मिल रहा था ताकि हम क्लासेस को आगे बढ़ाएं। मगर हाँ, बहुत दिनों बाद हम क्लासेस लेने आ रहे हैं और आज से क्लासेस कंटिन्यू की तरफ रहेंगे। उसी के साथ और कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि जैसे कि अब मैक्सिमम जो अपने लेक्चर्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी नॉट ऑनलाइन बट अपलोड किए जाएंगे। बट हाँ, जो स्पेशल फॉर एग्जांपल स्पेशल वेबिनार्स हो सकते हैं या स्पेशल कुछ टॉपिक्स रह सकते हैं या जनरल टॉपिक्स जो है उससे रिलेटेड हम ऑनलाइन सेशंस लेंगे, और उसका जो शेड्यूलिंग रहेगा वो बहुत पहले से किया जाएगा, मतलब एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन पहले से उसका शेड्यूलिंग किया जाएगा। उसी के साथ हम और 2-3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप फॉलो करते चलेंगे वैसे वैसे आपको पता चलते चले जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 1-2 क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने वाले वो 1-2 8-9 क्वेश्चंस है जिसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। काइनेटिक गैस इक्वेशन से जो भी लॉ अब तक हमने नहीं पढ़े या अप्लाइड लेवल पे जो लॉज है उसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान में रहा है, कुछ लॉज को हमने क्या डिफाइन करेंगे, कुछ लॉज को हम डायरेक्टली लिखते हुए चलेंगे। ध्यान में रहा है, ऑलरेडी डिफाइंड है, कुछ चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, उसी को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहला जो क्वेश्चन है वो है विच पेयर ऑफ गैसियस स्पीसीज डिफ्यूज थ्रू अ स्मॉल जेट विद अ सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में ध्यान देना है। 4 ऑप्शंस में ये कौन से 2 गैसेस है ऐसा पूछा गया, मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 गैसेस है जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन एट द गिवन प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा। ध्यान में रहती है, इसमें इसके लिए हमें पता रहना चाहिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? दैट इज रेट ऑफ diffusion. What is Graham's law of diffusion? That is rate of diffusion is going to be inversely proportional to the square root of molar mass. खत्म। Graham's law of diffusion is going to be inversely proportional to the square root of molar mass. ध्यान मारा है, इसका ही मतलब क्या, बाकी की चीज़ें सारे कांस्टेंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अगर मोलर मास सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एट ए गिवन प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होगा? सेम होगा। फिर से बोलना चाहूँगा, सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अ फंक्शन ऑफ मोलर मास अगर 2 गैसेस का सेम होगा तो एट ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? सेम होगा। तो आपको 4 ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन जिसमें दोनों का मोलर मास सेम हो, दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान में रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है दैट इज NO और CO। NO का मोलर मास अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ध्यान में रहा है, NO का मोलर मास इट इज गोइंग टू बी 14 + 16 विच इज गोइंग टू बी 30, और CO का मोलर मास इज गोइंग टू बी 12 + 16 विच इज गोइंग टू बी 28। आपको पता है, तो दोनों का मोलर मास सेम नहीं है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज NO एंड CO2। NO का जस्ट हमने मोलर मास फाइंड आउट किया है 30 और CO2 का मोलर मास है 44। दोनों को मोलर मास सेम नहीं है तो बी कांट बी योर आंसर। सी ऑप्शन की तरफ देख सकते हो, 3 हाइड्रोजन सेम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सेम है क्या? नहीं है। ध्यान में रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे NH3 इज गोइंग टू NH3 और PH3 के बारे में बात करते हैं। NH3 इज गोइंग टू बी 14 + 3 विच इज गोइंग टू बी 17, और उसके साथ PH3 इज गोइंग टू बी 31 + 3 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 34। दोनों का मोलर मास सेम नहीं है। ऑफकोर्स फॉस्फोरस का जो वजन है वो नाइट्रोजन से कहीं ज़्यादा है, डबल की तरफ है। ध्यान में रहा है, और डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसी के साथ अगर हम 4th ऑप्शन देखते हैं तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। 4th ऑप्शन देखते हैं, दैट इज NO और C2H6। NO का मोलर मास हमने फाइंड आउट किया 30, C2H6 का मोलर मास दैट इज 2 × 12। कार्बन का मोल एटॉमिक मास कितना है? 12 है। 2 × 12 इज 24, और 6 हाइड्रोजन है, मतलब उसका 6 हो गया, दैट इज 24 + 6 इज अगेन 30, है ना। अब यहाँ पे तो मैंने वर्बली कैलकुलेशन किया और बहुत हद तक मुझे आंसर्स पता थे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के लिए मुझे आंसर्स पता होते हैं। ध्यान में रहा है, तो आपको मैं कहीं ना कहीं आंसर के बारे में ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड था, ध्यान में रहा, इसलिए वो 30 आ गया। बट आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ध्यान में रहा है कि जितना ज़्यादा आप मोलर मास फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसका मोलर मास फाइंड आउट करोगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चलेगी और उतना ज़्यादा इफिशिएंटली आप मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। मगर यहाँ पे आप जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि मोलर मास अगर सेम है
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट गैस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। ध्यान में रहा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो उस हिसाब से सिंस द मोलर मास ऑफ ऑप्शन डी, द मोलर मास ऑफ बोथ द गैस इन ऑप्शन डी आर सेम, तो डी इज गोइंग टू बी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, सेम होगा, तो डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान में रहा है द पेयर ऑफ नाइट्रिक oxide and ethane, that is D option, will have the same rate of diffusion since it has the same molar mass, है ना, at a given pressure and temperature। ठीक है, this law is known as Graham's law of diffusion। The rate of diffusion is inversely proportional to the square root of molar mass is Graham's law of diffusion। ठीक है, ये एक चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, CO2, PCl3, PSO2 आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें क्या करना है, एक फॉलोइंग ऑर्डर में हमें सेट करना है। हमारे कोई तो भी ऑर्डर में हमें क्या करना है, सेट करना है। एरोज आपको बताएगा वेदर इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे एक ही एंगल पे है, तो ये आपको दिस इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात हो रही है और हमें गैसेस या मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उनका मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैं सिंपली आर लिखूंगा अभी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। मतलब क्या, जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका रूट ऑफ मोलर मास भी ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ऐसे वक्त कम होने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले सबका मोलर मास फाइंड आउट करते हुए चलना है। ठीक है, आप वैसे तो अपने खुद में भी इवेल्युएट कर सकते हो, जैसे कि आप खुद में इवेल्युएट करते तो आपको ध्यान में आएगा कि मोलर मास ऑफ PCl3 सबसे ज़्यादा है, फिर कौन होने वाला है, मोलर मास ऑफ PCl3 सबसे ज़्यादा है, फिर SO3 का आएगा, फिर कौन आएगा, SO2 आएगा, फिर कौन आएगा, CO2 आएगा। ये आपको तो अगर फॉर एग्जांपल बहुत दिनों से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको सीधा सीधा ध्यान में आते चल जाएगा, आपको सीधा सीधा ध्यान में, जैसे कि SO2 का मोलर मास CO2 से ज़्यादा, ये हमें पता है। SO2 का मोलर मास SO3 से ज़्यादा, SO2 का मोलर मास SO3 से कम है, ये भी पता है। और PCl3 क्लोरीन, फॉस्फोरस खुद 31 है ना, क्लोरीन 3 है, एक क्लोरीन 35.5 है ना, तो उस हिसाब से वो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो आप मोलर मास फाइंड आउट करोगे, ध्यान में रहा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि PCl3 का मोलर मास इज गोइंग टू बी 137.5 होगा। SO2 का मोलर मास के बारे में बात, SO3 का मोलर मास इज गोइंग टू बी 80, SO2 का मोलर मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू 64 और CO2 का मोलर मास तो आपको पता है 40, है ना। तो मैं जैसे लिखा वो सही ही लिखा है। ठीक है, अब ये मैंने जिस तरह से आंसर लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन द आंसर दैट आई हैव। ठीक है, मगर हाँ मैं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अश्योरेंस से कह सकता हूँ, जितना ज़्यादा आप मोलर मास फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे, उतना ज़्यादा आप ये जल्दी इवेल्युएट कर पाओगे। हमारा इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात नहीं थी, सिंपल अगर आप देखते हो तो PCl3 का मास ज़्यादा रहने वाला था, फिर SO3 आएगा, फिर SO2 आएगा और सबसे कम SO2, है ना। अब मोलर मास ध्यान दो, PCl3 का सबसे ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे कम होगा। PCl3 का मोलर मास सबसे ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे कम होगा, सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो PCl3 सबसे कम के मतलब सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे निचले स्तर पे होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में PCl3 सबसे निचले स्तर पे है, ये वाला है ना। और उसी के साथ CO2 का मोलर मास सबसे कम है तो CO2 का सबसे ज़्यादा मोलर मास होना, रेट ऑफ डिफ्यूजन होना चाहिए, तो CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, कहाँ कौन से ऑप्शन में है, डी में ही है ना। इसका जो इन्वर्स जो क्या रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, इन्वर्स जो क्या रह सकता है कि रिलेशन होगा, दैट इज गोइंग बी रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर मोलर मास इस तरह से है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे होने वाला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा CO2 का होगा, देन इट इज गोइंग टू बी SO2, देन इट इज गोइंग टू बी SO3 एंड लिस्ट इज गोइंग टू बी PCl3। उस हिसाब से डी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेशन की तरफ जा भी सकते हो, नहीं कैलकुलेशन करते हो तो भी आपको, सिंस इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो आपको ये जो ट्रेंड है इसका उल्टा ट्रेंड इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। मोलर मास का जो ट्रेंड होगा उसका उल्टा ट्रेंड इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ट्रेंड ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। खत्म बात। ठीक है, आई होप कि आपको ध्यान में आया होगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO and N2 molecule at the same temperature
टेम्परेचर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, एक चीज़ मैं कंक्लूड करना देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहली चीज़, काइनेटिक एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे सेम टेम्परेचर बोला गया है, कोई भी गैस ले लो, और मोलर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है। मोलर काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, हमें पता है गैस भी 1 मोल है, तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। काइनेटिक एनर्जी कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, कहीं ना कहीं मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ध्यान में रहा। तो इतना ही ध्यान में रखो। ऐसे तो है थोड़ा सा इक्वेशन, थोड़ा सा अपन डिटेल में जा सकते हैं, डेरिवेशन में जा सकते हैं, मगर नेक्स्ट क्वेश्चन में वगैरह जाएंगे। मगर राइट नाउ इतना ध्यान में रखो, अपने मन में बात कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। टेम्परेचर अगर सेम है, दो गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। मोलर काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, सेम होने वाली है। क्या होगी, सेम होने वाली है। तो उस हिसाब से ध्यान देना है। तो ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है, ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। वैसे वो 2-3 रिलेशंस है, ध्यान में आ रहा है, मगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मोलर काइनेटिक एनर्जी अगर ऐसा नहीं दिया होता, पर मॉलिक्यूल दिया होता, तो ऐसे वक्त आपको मास कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ती, हर एक मॉलिक्यूल का मास कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ती, मगर यहाँ पे वो वाला सिनारियो नहीं है। तो अपन मोलर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2। इतना भी आप ध्यान में रखते तो सही है, ठीक है। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मोलर मासेस के बारे में नहीं पढ़ना है, एंड यू विल गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल के पॉइंट है, इन SI यूनिट एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। हमें एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है ऑफ एन आइडियल गैस, ध्यान में रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज SI यूनिट, ठीक है, इन SI यूनिट। सबसे पहली बात, टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है विच इज गोइंग टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर देते इट विल कम आउट बी 298 केल्विन। ये पहली चीज़ अब जो आपको ध्यान में रहना है, दैट इज़ 25 केल्विन। और उसी के साथ हमें सारे के सारे वैल्यूज़ जो पुट करेंगे वो हमें SI यूनिट्स में पुट करना है। अब आपको क्या पता रहना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता रहना चाहिए, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज़ हाफ m, पहले अपन ये बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए दैट इज़ काइनेटिक गैस इक्वेशन। व्हाट इज़ काइनेटिक गैस इक्वेशन, दैट इज़ PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 mNu², where m is going to be mass of one molecule, where m is going to be mass of one molecule, n is going to be Avogadro's number, and u is going to be RMS velocity। और RMS velocity के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो ध्यान देना है, हमें PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या पुट करूँगा, दैट इज़ 1/3 PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैसे पुट करूँगा, इट इज़ गोइंग टू बी 2/3 इंटू 1/2। वैसे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 1/3 ही आएगा, दैट इज़ MU² इंटू N। मैंने वैल्यू में कुछ चेंज किया क्या, नहीं, अलग तरीके से लिखा है, थोड़ा सा रीअरेंज किया है, मगर वैल्यू में कोई भी चेंज आया क्या, नहीं। उसी के साथ हमें क्या पता है, अब ध्यान दो, ये वाली जो वैल्यू हमें ग्रीन में मार्क कर देता हूँ, वो हाफ MU² इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाफ MU² इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। और उसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। n यहाँ पे n लिया है, n मतलब एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 1 मोल के इक्विवेलेंट। तो PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू RT। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट इज PV मतलब RT इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज 2/3 हाफ MU² इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो हमें फाइंड आउट करना है, इनटू N। हमें ये फाइंड आउट करना है, देयरफॉर रीअरेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 RT। N क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज अपॉन N, ऊपर की तरफ कौन रहने वाला है, दैट इज RT। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी टू 3RT अपॉन 2N। एक बार इसको वेरीफाई करो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3/2, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, RT के साथ है, और N RT के नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमें जो इक्वेशन यूज़ करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ
आइडियल गैस इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होगा 3RT अपॉन ट्वाइस ऑफ n। वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज पुट करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि जूल्स में वैल्यू पुट करेंगे। मुझे बताओ 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब ध्यान दो, आर इज गोइंग टू बी रियल आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट अगर ऐसा में पुट करना है तो इज गोइंग टू बी 8.314। यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। इट इज गोइंग टू बी जूल पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 298 है, केल्विन है, डिवाइडेड बाय ध्यान मारा है दैट इज 3/2 तो 1.5 ले लिया। n मतलब क्या होगा, n इज गोइंग टू बी दैट इज 6.02 लेना चाहिए, तो 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो पर मोल कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा जूल में। ठीक है, आंसर आपको मिलेगा जूल में। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, सब ये 3 ऑप्शन देख रहे हो उसमें 6.77 6.17 6.17 सेम है, और यहाँ पे डी ऑप्शन देख रहे हैं 7.16। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दोनों, यही 2 ऑप्शन कैसा है, थोड़े से पास की तरफ है, तो भी मतलब मैग्नीट्यूड वाइज पास में है, मगर अदरवाइज कैसे है, डिस्टेंट इनफ है। अगर ये 6.17 और ये 6.1920 होता तो मैं थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात नहीं करता, मगर यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंट है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डिस्टेंट इनफ है, दूर है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको सिंपली अप्रॉक्सीमेशन करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करो, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1.5 इंटू 8.314 को मैं 80 कंसिडर करता हूँ, 298 को मैं 300 कंसिडर करता हूँ, डिवाइड बाय 6.02 इसको 6 ही कंसिडर करता हूँ, इंटू 10⁻23। आंसर विल बी इन जूल्स। आंसर क्या होगा, जूल में। अब ये 6 कितना होगा, 6 इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स एंड 300 इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाने वाला है। 1.5 इंटू 8 इज गोइंग टू बी 8 का 1.5 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू 50 इंटू ये 10⁻23 डिनोमिनेटर में था, ऊपर के चला जाएगा, इंटू 10⁻23। आंसर किसमें होगा, जूल। अब 12 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 60, 12 इंटू 5 इज 60, तो 12 इंटू 50 इज गोइंग टू बी 600 इंटू क्या होगा 10⁻23 जूल। उस हिसाब से 6 इंटू 10⁻21 जूल इज गोइंग टू बी योर आंसर, है ना। अप्रोक्सीमेशन के साथ 6 इंटू 10⁻21 जूल इज गोइंग टू बी आंसर। तो आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन देखना है, विच इज गोइंग टू बी योर क्लोजेस्ट ऑप्शन। आपका यूनिट जूल में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 10⁻21 है, तो बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की तरफ ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे 4 ऑप्शंस कैसे थे, दूर होने की वजह से हमने अप्रोक्सीमेशन किया। अप्रोक्सीमेशन करने की वजह से एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या, आपका नहीं, मगर क्लोज इनफ आंसर आएगा। अगर आप क्लोज इनफ के हिसाब से देखते हो तो 6.17 इंटू 10⁻21 जूल इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ध्यान में आया होगा। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू जिस तरह से आप पुट करोगे उस हिसाब से आपका आंसर एसआई में आएगा। इन एसआई यूनिट्स ध्यान में रहे, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। टेम्परेचर तो हर इसमें हम केल्विन में ही पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल भी हम हर इसमें मोल में ही पुट करते हैं। तो आर वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर। आर क्या था, डिसाइडिंग फैक्टर था। अगर आपको पता है आर की वैल्यू इन एसआई यूनिट्स इज 8.314, तो बस आपकी नैया पार लग गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, द बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, अब बी ऑप्शन की तरफ ध्यान दोगे, ये आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से है, ये आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से है, काइनेटिक गैस इक्वेशन के हिसाब से नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन होगा क्या, नहीं। यहाँ पे ये ध्यान दो, सी और डी में अगर आप ध्यान दो तो ये के एज इफ कोई रैंडम कांस्टेंट है, ध्यान मारा है, इट इज़ नॉट अ डिफाइंड कांस्टेंट बट अ रैंडम कांस्टेंट। तो यही हमारा क्लू है, यही क्या है, हमारा क्लू है। अब बॉयल्स लॉ में क्या पता है कि P इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब PV एक साइड आएगा, ये हमें पता है, तो सारे ऑप्शन में PV यहाँ पे है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दोगे, इसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन बोला गया है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम जाएंगे। हमें क्या पता है काइनेटिक गैस इक्वेशन के हिसाब से, दैट इज PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 क्या होगा, MnU²। ये हमें ऑलरेडी पता है, 1/3 MnU², PV इक्वल्स टू 1/3 MnU² इज गोइंग टू बी काइनेटिक गैस इक्वेशन। उस हिसाब से ध्यान दो, दैट इज PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 Mn, मतलब क्या है, M इज गोइंग टू बी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, N इज गोइंग टू बी एवोगाड्रोस नंबर, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ M into N इज गोइंग टू बी मोलर मास M।
क्यों मोलर मास m? क्योंकि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अ मोलर मास, तो m इंटू एन इज गोइंग टू बी मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर, इतना उसका जो मास होगा वो होने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी मोलर मास m u स्क्वायर। therefore PV is going to be equal to क्या होगा, PV is going to be equal to that is 2/3 into 1/2 mu square, which is going to be equal to 2/3, half mu square is nothing but kinetic energy, है ना। therefore PV is going to be equal to 2/3 काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये पहली चीज़ हो गई। उसी के साथ हमें अभी जस्ट पहले लेक्चर में देखा कि काइनेटिक एनर्जी, पहले क्वेश्चन में देखा काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू रैंडम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टी, तो यही वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये इम्प्लाइड हो जाएगा एज दैट इज पी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज पी वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/3, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के टी, तो ये क्या हो जाएगा 2/k के टी। के इज अ रैंडम कॉन्स्टेंट, ध्यान में रहे डिफाइंड कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उस हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, आप बोलोगे कि 2/3 और ये के, आप एक ही के क्यों नहीं डिफाइन कर देते हैं, हाँ आपका अजम्पशन सही है, मगर के इज़ अ डिफाइंड कांस्टेंट वही है, ध्यान में रहा है वो डिफाइंड कांस्टेंट है, इसलिए उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, वो के क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है, मगर राइट नाउ छोड़ देंगे, ध्यान में रहा है इट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ध्यान में यहाँ पे अपना जो कम्युनिकेशन जो भी होता था वो भी रुक गया है, ठीक है, अगर चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, डी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, द रेशियो बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ O2 एट 800 केल्विन इज, हमारा है हमें रूट मीन स्क्वायर ऑफ O2 और H2 को रिलेट करना है, उसका रेशियो निकालना है, अगर क्या है H2 का जो प्रेशर, H2 का जो टेम्परेचर होगा वो 80 केल्विन 50 केल्विन पे है, और O2 का जो टेम्परेचर होगा दैट इज गोइंग टू बी 800 केल्विन पे है। तो हमें यहाँ पे क्या पता रहना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी kinetic gas equation, that is PV is going to be equal to 1/3 mn u square, therefore PV is going to be equal to क्या होगा 1/3 mn मतलब मोलर मास m u स्क्वायर, हमें u स्क्वायर से ध्यान में लेते हुए चलना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कहीं भी प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र है क्या, नहीं है, तो हमें टेम्परेचर का जिक्र है, तो ये PV को हमें रिलेट करना पड़ेगा बाय RT, देयरफॉर हमें पता है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस PV इक्वल्स टू RT, देयरफॉर RT इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 m u स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मगर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में रह जाए, ठीक है, मैं डायरेक्टली पुट करके लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर अपन इसको लिख रहे हैं ताकि आपके थोड़ा सा वक्त लेंगे, क्योंकि तो अभी तो पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन थोड़ी छुड़ा रहे हैं, है ना, तो उस हिसाब से इतना ध्यान में रख सकते हो, दैट इज RT इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर, उसी के साथ हमें फिर से पता है RT इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 मतलब क्या है, दैट इज 2/3 इंटू 1/2, 2 वैसे भी कट जाएगा तो 1/3 आने वाला है, दैट इज mu स्क्वायर, एंड व्हाट इज हाफ mu स्क्वायर, जैसा है, अरे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कैरिड अवे हो गया, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको टेम्परेचर और ध्यान देना है, टेम्परेचर मोलर मास ध्यान में आ गया और u स्क्वायर, तो उस हिसाब से दैट इज u स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3RT अपॉन क्या हो जाएगा m, देयरफॉर u व्हाट इज u, दैट इज RMS वेलोसिटी इज गोइंग टू बी क्या होगा, RMS वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज 3RT अपॉन m, इस हिसाब से u इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, है ना। हमें H2 और O2 का स्क्वायर मोलर मास निकाल सकते हैं, H2 और O2 का टेम्परेचर हमें दिया गया है, तो उस हिसाब से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर ध्यान देना है द रेशियो ऑफ, पहले H2 के बारे में बात हो रही, दैट इज RMS वेलोसिटी ऑफ H2 टू द RMS वेलोसिटी ऑफ O2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ध्यान में रहा है, दैट इज अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी किसकी है, RMS वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर के साथ है, तो टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ O2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी किसके है, इनवर्स प्रोपोर्शन मोलर मास के साथ है, तो H2 की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी दैट इज मोलर मास ऑफ H2 नीचे की तरफ आएगा, और RMS वेलोसिटी ऑफ O2 नीचे की तरफ है, तो उसका इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मोलर मास O2 ऊपर की तरफ आएगा, है ना, तो इस हिसाब से दैट इज RMS वेलोसिटी ऑफ H2 टू द RMS वेलोसिटी ऑफ O2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ H2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ H2, वैल्यू पुट करेंगे which is going to be equal to क्या होगा, what is temperature of H2, it is going to be 50 Kelvin, what is molar mass of O2, it is 32 divided by what is temperature of O2, that is 800 Kelvin into what is molar mass of H2, 2,
व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2 2। अब यहाँ पे ध्यान दो 50 इंटू 32 इज गोइंग टू बी 1600 एंड 800 इंटू 2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1600, तो ये क्या हो जाएगा √1 आ जाएगा, है ना, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, है ना। देयरफॉर RMS वेलोसिटी ऑफ H2, द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ H2 टू द RMS वेलोसिटी ऑफ O2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ध्यान में आ रहा है, तो C इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑब्जर्व करो, दैट इज 32 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 160, 32 इंटू 5 इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना होगा 160 होगा, तो 32 इंटू 50 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1600, और वैसे ही 8 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 16, अब 2 0 आगे लगा दो, दैट इज 800 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 1600, तो वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कट जाएगा, तो इट विल कम आउट बी √1 एंड √1 is going to be 1 only. Therefore, the ratio of H2 to the ratio of RMS velocity of H2 to the RMS velocity of O2 is going to be equal to 1. Therefore, C is going to be a correct answer. ठीक है, इतना झमेला हमने किया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अगर जस्टिन के सबको इतना ध्यान में रखो, बाकी का आप वैसे भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको इतना पता रहना चाहिए RMS velocity is a function of temperature and molar mass, directly proportional to the square root of temperature and inversely proportional to the square root of molar mass, इतना ध्यान में रखो, खत्म, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, The RMS velocity of hydrogen is √7 times the RMS velocity of nitrogen. If T is the temperature of a gas, then, ठीक है, वो then नहीं चाहिए था, then, तो यहाँ पे फिर हमें 4 रिलेशंस दिए गए, हमें क्या बोला गया है, दैट इज RMS velocity of H2 is going to be equal to √7 times of RMS velocity of N2, मतलब ये क्या, RMS velocity of H2 upon RMS velocity of N2 is going to be equal to क्या होगा √7, ये पहली चीज़ जो हमें दी गई है। और जस्ट हमने देखा, ध्यान में आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के बारे में बात हो रही है और टेम्परेचर को पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिलेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ RMS velocity of H2 upon RMS velocity of N2 is going to be equal to क्या होगा, RMS velocity is directly proportional to temperature, square root of temperature and inversely proportional to square root of molar mass, तो उस हिसाब से that is the ratio of RMS velocity of hydrogen to the RMS velocity of nitrogen is going to be equal to क्या होगा, that is temperature of hydrogen into molar mass of nitrogen, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है मोलर मास के, अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है मोलर मास के साथ, ध्यान में रहा है, तो ये क्या होगा, दैट इज H2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मोलर मास और RMS वेलोसिटी भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ध्यान में रहा है, और उसी के साथ RMS वेलोसिटी और टेम्परेचर में स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर में कैसी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें पता है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे कि U of H2 अपॉन U of N2 हमें √7 है दी गई है, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ N2 इंटू व्हाट इज़ मोलर मास ऑफ N2, दैट इज़ 28 डिवाइड बाई व्हाट इज़ मोलर मास ऑफ H2 2, है ना, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर √7 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ N2 इंटू 28 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 14, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देयरफॉर 7 इज गोइंग टू बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ N2 इंटू 14, है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, उस हिसाब से दैट इज टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ N2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7 अपॉन 14 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ, अगर हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ H2 टू द टेम्परेचर ऑफ N2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1:2, नीचे लिख देता हूँ, इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2, मतलब टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा है ना। अगर टेम्परेचर ऑफ H2T है, अगर टेम्परेचर ऑफ H2T है तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ T होगा, है ना, मतलब टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन कैसा है, ज़्यादा है, ध्यान में रहा है, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज टेम्परेचर ऑफ N2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ H2, ध्यान में रहा है, कितने टाइम से N2, यहाँ पे ध्यान दो, मेरे राइटिंग पे भरोसा नहीं करना है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ N2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ H2, सीधा सीधा रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे बताओ विच इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, टेम्परेचर ऑफ N2 इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ H2, तो उस हिसाब से C इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। सेक नहीं है, टेम्परेचर ऑफ H2 गलत नहीं है, और रूट ऑफ 7 ऑफ N2 भी नहीं है, ध्यान में रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ N2 इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ H2 है, तो ये भी ऑप्शन गलत था, तो C इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। C आपका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है।
सिंपली पुट करने की ज़रूरत थी, ध्यान में रहा है। बहुत ही ज़्यादा ट्रिक ना यूज़ करते हुए, बिल्कुल ट्रिक यूज़ नहीं की, ध्यान में, ट्रिक को ना यूज़ करते हुए हमने ये आंसर को निकाला गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए चलेंगे। द RMS वेलोसिटी ऑफ CO2 एट टेम्परेचर T इन केल्विन इज x सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what temperature in Kelvin the RMS velocity of nitrous oxide would be 4x। इन्होंने सिंपल बोला है, दैट इज RMS velocity of CO2 कितना है, x है, और RMS velocity of क्या है, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड बोला गया, दैट इज N2O कितना है, इट इज गोइंग टू बी 4x है। ये चीज़ हमें पता चल गई। हमें दोनों का मोलर मास पता है, CO2 और N2O का मोलर मास पता है, और उसी के साथ हमें क्या पता करना है, कौन से टेम्परेचर पे दोनों का मोलर मास क्या होगा। अगर CO2 का मोलर मास, CO2 का RMS वेलोसिटी x है, तो N2O का RMS वेलोसिटी 4x कौन से टेम्परेचर पे होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ध्यान में रहा है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, CO2 का मोलर मास इज गोइंग टू बी 44 और N2O का मोलर मास इज गोइंग टू बी 44 एज वेल। तो दोनों का मोलर मास 44 है, ध्यान में रहा है। तो यहाँ पे RMS वेलोसिटी के लिए मोलर मास हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है क्या। RMS वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज मोलर मास, है ना, क्योंकि RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, है ना। तो अब यहाँ पे दोनों गैसेस का मोलर मास सेम है, तो हमें मोलर मास कंसिडर करेंगे क्या, नहीं कंसिडर करेंगे, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो उस हिसाब से ध्यान दो, दैट इज U of CO2 upon U of N2O is going to be equal to under root of, directly proportional to the square root of temperature of CO2 upon temperature of N2O। यही हमें फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ RMS वेलोसिटी ऑफ CO2 कितना है, x है, अपॉन RMS वेलोसिटी ऑफ N2O कितना है, 4x है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ CO2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ N2O। स्क्वेयरिंग, ये x कट जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देयरफॉर 1/16 इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज टेम्परेचर ऑफ CO2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ N2O। हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, N2O के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ध्यान में रहा है। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ N2O इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ CO2। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ CO2, T है ना, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ CO2 कितना है, T है, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ N2O इज गोइंग टू बी 16T। उस हिसाब से A इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, A इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। अगर N2O की RMS वेलोसिटी 4x होना चाहिए, तो टेम्परेचर ऑफ N2O क्या होना चाहिए, जो भी CO2 का टेम्परेचर होगा उससे 16 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, जो भी CO2 का टेम्परेचर होगा उससे 16 टाइम्स ज़्यादा रहना चाहिए, है ना। सिंपल सा है, दैट इज़ RMS वेलोसिटी ऑफ CO2 अपॉन RMS वेलोसिटी ऑफ N2O कितना है, दैट इज़ 1/4 रेशो हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो तो 1/16। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ N2 इज गोइंग टू बी 16 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ CO2। चलो ठीक है, सिंपल सा था। रिलेशंस पता होगा तो आप क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, आपको मीम तो पता होगा, तो रिलेशंस पता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फास्ट हो रहा है, आई बिलीव कि आज फास्ट हो रहा है, ठीक है, अपन थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, मगर दिस इज़ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान में आ गया होगा। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। कौन सी गैस का RMS वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, कौन सी गैस का RMS वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली बात, RMS वेलोसिटी मतलब U होता है, एंड U अब सेम टेम्परेचर पे बोला है, U हमें पता है इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होता है। तो टेम्परेचर तो सेम है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में लेना है सिर्फ मोलर मास। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका सबसे ज़्यादा RMS वेलोसिटी होने वाला है। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, ये चार ऑप्शंस में से जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका RMS वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो मुझे बताओ मोलर मास सबसे कम किसका है, SO2 का, तो चलो SO2 का 64 हो जाएगा, CO2 का 44 हो जाएगा, O2 का इज गोइंग टू बी 32 और H2 का है सिंपली 2। तो सबसे कम मोलर मास है H2 होगा, तो सबसे ज़्यादा RMS वेलोसिटी H2 की होने वाली है।
है ना, दैट इज RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। उस हिसाब से ध्यान में रहा है, टेम्परेचर सारे गैस के लिए सेम है, तो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें मोलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोलर मास H2 का सबसे कम है, तो RMS वेलोसिटी उसकी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। ध्यान में रहा है, बहुत गंदा मुँह बना रहा हूँ मगर यही सच है। ध्यान में रहा है, हाँ, चेहरे के बारे में सच है और आंसर के बारे में भी क्या है, सच है। दैट इज RMS वेलोसिटी ऑफ H2 इज गोइंग टू बी मैक्सिमम इन दिस 4 केसेस। ये 4 केसेस में सबसे ज़्यादा RMS वेलोसिटी H2 की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेंसिटी रेशियो ऑफ O2 एंड OH2 इज 16:1। द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी विल बी, द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी विल बी। अब वैसे तो इसके लिए डेरिवेशन नहीं करना चाहिए मगर कर देते हैं। यहाँ पे हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन पता होना चाहिए, दैट इज PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 mNu²। देयरफॉर PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 mN मतलब क्या है, मोलर मास m U²। उस हिसाब से PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 MU²। मगर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से हमेशा कैरिड अवे हो जाता हूँ, ठीक है। इस केस में दैट इज़ PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 MU²। उस हिसाब से U² इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3PV, ध्यान में रहे, अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। U² इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3PV अपॉन M। उस हिसाब से मुझे बताओ व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज गोइंग टू बी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। उस हिसाब से 1 अपॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी वॉल्यूम अपॉन मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम अपॉन मास, है ना। तो उस हिसाब से ध्यान दोगे, देयरफॉर U इज गोइंग टू बी इक्वल टू √3PV अपॉन M इज नथिंग बट 1/d। तो आप देख सकते हो RMS वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। RMS वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। फिर से बोलना चाहूँगा, RMS वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो उस हिसाब से ध्यान दो, दैट इज डेंसिटी रेशियो ऑफ, मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ O2 टू द डेंसिटी ऑफ H2 कितना है, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 16/1। ऑफकोर्स ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है, ध्यान में रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी 16/1। उस हिसाब से हमें RMS वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। RMS वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दोगे, स्क्वायर रूट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है। वैसे तो आपको मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, ध्यान में इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी और स्क्वायर रूट है तो इंटरवल की डायरेक्ट आप पुट करता हूँ, मगर अपन इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज़, ध्यान देना है, दैट इज़ RMS वेलोसिटीज ऑफ O2 चाहिए, दैट इज़ RMS वेलोसिटी ऑफ O2 टू द RMS वेलोसिटी ऑफ H2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू √, क्या हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है तो डेंसिटी ऑफ H2 अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ O2, विच इज़ इसका रेसिप्रोकल है, जो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू √, डेंसिटी ऑफ H2 अपॉन डेंसिटी ऑफ O2 इज गोइंग टू बी इसका रेसिप्रोकल, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1/16, है ना। एंड √1/16 इज नथिंग बट 1/4, है ना। देयरफॉर RMS वेलोसिटी ऑफ O2 टू द RMS वेलोसिटी ऑफ H2 इज गोइंग टू बी 1:4। दैट इज, फिर से लिख देना चाहता हूँ, RMS वेलोसिटी ऑफ O2 इज टू RMS वेलोसिटी ऑफ H2। पहले O2 क्यों लिया गया, क्योंकि इन्होंने पहले O2 दिया गया था, है ना। इज गोइंग टू बी O2 अपॉन H2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होगा, 1:4, विच इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सी आपका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान में आया होगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि RMS वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, क्या होगा, डेंसिटी होने वाला है, ठीक है। RMS वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। हो गए क्वेश्चंस, आज के लिए इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, जितने मैंने आपके बनाए उतने क्वेश्चंस बने थे। तो यहाँ पे हमने आज फास्ट लिया है, ध्यान में रहे, फास्ट लिया है, एंड क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे एंड बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चंस थे। अब यहाँ से आज से अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान में रहे, क्योंकि वी हैव मेड, कहीं ना कहीं हमने एक डिसीजन लिया है कि ये सारा का सारा जो प्रोग्राम जो हमने पिछले महीने से स्टार्ट किया था, तो पूरा का पूरा सिलेबस हमें 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना है, 11th 12th एज वेल, ठीक है। उसमें बोर्ड भी कंसिडर हो जाएगा और उसी के साथ आपका जो एंट्रेंसेस है उस पर भी कंप्लीट करेंगे। अभी तक अपने एंट्रेंसेस की तरफ उतने अच्छे से आगे नहीं बढ़े हैं,
ठीक है, ये एक चीज़ बता देना होगा। एंट्रेंस के उतने अच्छे से आगे नहीं बढ़े अभी तक, हम सिंपली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देख रहे हैं, मगर हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। चलो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। एंड आज से अभी से क्लासेस पूरे के पूरे आपके ऑनलाइन सेशंस पूरे के पूरे आपके कंटिन्यू होने वाले हैं। उसी के साथ डू विज़िट आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे विज़िट किए। कोई भी एडमिशन के लिए इंक्वायरीज़ हो तो डू कॉल अस। एंड आपने अब तक अभी पेज को, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो आपको पता है, आप बाकी के वीडियोज़ देखे थे, है ना, अब बेल आइकन को क्लिक करना है, ध्यान में आ रहा है। चलो देन, हैव अ नाइस डे।